हाय गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एज अ स्टार्टअप आप अपने पहले 4 या 5 बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स लाएं। राइट। जो छोटे कस्टमर्स होते हैं, एसएमबीज, स्टार्टअप्स, उनको एक्वायर करने का प्रोसेस, ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, बिकॉज आप मार्केटिंग लेड मॉडल चला सकते हैं, एड्स चला सकते हैं, एंड रिलेटिवली जो उनकी सेल्स साइकिल होती है वो छोटी होती है। डिसीजन मेकर यूजुअली एक इंसान होता है जो कि खुद फाउंडर है, राइट। बल्कि जबकि जो बड़े एंटरप्राइज कस्टमर्स होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। हमने डिस्कस किया है दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बट ब्रॉडली उसमें मल्टीपल बायर्स होते हैं, बिजनेस, आईटी, इंफोसेक, लीगल, कंप्लायंस, फिनेंस, प्रोक्योरमेंट। तो सेल्स साइकिल काफ़ी लंबी होती है। एंड सबसे दिक्कत क्या होती है स्टार्टअप्स को कि यार वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाली कंपनी मैच्योर हो, सामने वाली कंपनी जिससे वो परचेज कर रहे हैं, राइट, जो सर्विस प्रोवाइडर, वो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो। मतलब आपने खुद भी देखा होगा यार, ये बड़ी कंपनीज जो है माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम जो कि एक छोटे से स्टार्टअप हैं, अभी भी स्टार्टअप ही है, मतलब 150 लोगों की टीम है कॉग्नो की। हमने कैसे इतने बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को ऑनबोर्ड किया। हमारे कस्टमर्स में आपका स्टेट बैंक ग्रुप, कोटक ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज ग्रुप, राइट। ऐसे बड़े बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं। हमने इनको कैसे कन्विंस किया कि यार एक छोटे अननोन स्टार्टअप से आप परचेज करो, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यार आपके पहले 5 या 10 एंटरप्राइज कस्टमर्स लाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पहले कस्टमर्स जो थे, सबसे पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक बैंक है। दूसरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अगेन फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गया। तीसरा आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अगेन एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो गई, बैंक। चौथा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एंड पांचवा कोटक बैंक, राइट। आप देखो पांचों कस्टमर्स जो है लाइन से ये एक इंडस्ट्री में आते हैं जिसको बोला जाता है बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, राइट। एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट काफी ये सब कंपनीज आपस में रिलेटेड रहती है, काफी क्लोजली काम करती है। जैसे आपने देखा होगा यार, बैंक वाले इंश्योरेंस भी बेचते हैं, राइट। ये सब रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इनका परचेज प्रोसेस काफी सिमिलर होता है, बिकॉज बैंक्स आरबीआई के अंडर आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है आईआरडीए के अंडर आती हैं, एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज और म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर आते हैं। तो ये सब रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लोजली फोर्स करता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। एंड रिटेल जैसे मेरे आपके जैसे लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, तो फिर सेंसिटिव इंडस्ट्री भी मानी जाती है। हमारे शुरू के सारे कस्टमर्स जैसे एक इंडस्ट्री से थे। अभी आप पूछोगे यार अमन ऐसा क्यों, आपने जाके ई कॉमर्स कंपनीज को क्यों नहीं बेचा, एडटेक कंपनीज को क्यों नहीं बेचा। यार सिंपल सी बात है। जब आप सिंपल से सोचो, जब मैं एसबीआई लाइफ के पास जा रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी पेरेंट एंटिटी, दे आर अ कस्टमर, राइट। तो उनको कंफर्ट आता है कि यार बैंक ने पूरा ड्यू डिलीजेंस किया। जब मैं आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रहा हूँ, अगेन मैं बोल सकता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा कस्टमर है। पहला कस्टमर क्रैक करना देखिए जो टफेस्ट पार्ट होता है। इनफैक्ट एसबीआई हमने क्रैक कैसे किया वो भी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल। पहला कस्टमर एक बार आप ले आए, दूसरे कस्टमर जब आप लाने चाहेंगे सेम इंडस्ट्री से, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा कस्टमर है, या कोटक बैंक को आप सेल करने जा रहे हो तो आप बोल सकते हो आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर है। लेकिन अगर आप दूसरी इंडस्ट्री टारगेट करें, अगर मैं ई कॉमर्स में जाऊंगा तो फिर से उनका सवाल आएगा कि यार आप और कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। मतलब ये ऐसा इसलिए होता है कि यार जो सामने वाला जो बायर है, जो आपका सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा एट द एंड ऑफ द डे बड़ी कंपनी में वो भी एक एम्प्लॉई है। वो हो सकता है सीनियर पोजीशन पे हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, या सीएक्सओ हो, बोर्ड मेंबर हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक सैलरीड एम्प्लॉई है और वो अपने मैनेजमेंट को अकाउंटेबल है। कल को अगर उन्होंने आपके साथ काम किया, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया एंड आप डिलीवर नहीं कर पाए एज अ स्टार्टअप, तो उनको भी सवाल आएगा कि यार इस स्टार्टअप के साथ क्यों तुमने काम किया, राइट। एक छोटी सी कंपनी जिसके 150 या 10 एम्प्लॉई हैं, इसके साथ आपने कैसे काम किया, क्या सोच के काम किया। तो दे शुड बी एबल टू जस्टिफाई, वो एक्सप्लेन कर पाए इंटरनली कि भाई क्यों किया। एक बिगेस्ट एक्सप्लेनेशन फैक्टर उनके लिए क्या हो जाता है कि देखिए बाकी बैंकों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है और आप बार बार 5 कस्टमर लाने के लिए 5 इंडस्ट्री चेज कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज कि हर बार आपको हर एक इंडस्ट्री में स्क्रैच से प्लेबुक बनानी पड़ेगी। इनफैक्ट ये तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो चला रहे हैं उनके लिए एडवाइस है, बट मैं तो बोलूंगा कि जो लेट स्टेज बिजनेसेस हैं, जो ग्रोथ फेज बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी सबसे अच्छी एडवाइस ये रहती है कि यार आप फोकस करो एक सेक्टर में, उस सेक्टर में आप एकदम डीप डोमेन एक्सपर्ट बन जाओ। आज हमारे पास आप देखिए 100 से ज्यादा लार्ज क्लाइंट्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। ऑल्दो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ जिसका कोई फिनटेक या लेंडिंग से लेना देना नहीं है, उसके बावजूद हमें एक फिनटेक की तरह देखा जाता है। दुनिया भर के लोग हमें फिनटेक इवेंट्स में इन्वाइट करते हैं, अलग अलग, कोई बीएफएसआई समिट, कोई फिनसर्व समिट,
मुझे एज अ स्पीकर बुलाया जाता है, जबकि मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बंदा नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल सॉफ्टवेयर वाला इंसान हूँ जिसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, सॉफ्टवेयर सेल करना आता है, राइट। सो बट बिकॉज हमने इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारा प्रोडक्ट सेल किया है, अब हमें डोमेन एक्सपर्ट की तरह देखा जाने लगा है। तो नए कस्टमर्स लाना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में अथॉरिटी की तरह देखा जाता है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है कि एक इंडस्ट्री को पकड़िए और कोशिश करिए कि 5 या 6 कस्टमर शुरू के आपके उसी इंडस्ट्री से। दूसरा पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करा था वो है एडवाइजर रेफरेंसेस, राइट। सो मैंने एक चीज समझ ली थी शुरू में कि यार मैं 21 साल का हूँ या 22 साल का हूँ जब मैं स्टार्टअप चालू कर रहा था। आई थिंक 2017 में चालू किया था। मैं 1995 बॉर्न हूँ, नवंबर 95। जब मैंने चालू किया था मैं 21.5 साल का था, राइट। सो मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक टेक्निकल इंसान हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना आता है, बट मुझे कोई भी इंसान इंडस्ट्री में जानता नहीं है, तो मुझे सेल करना नहीं आता है। एंड इवन अगर मैं सेल करना सीख भी जाऊंगा तो सवाल ये आता है कि यार एक बड़ी कंपनी क्यों मुझे इंटरेस्ट शो करेंगे अपना, क्यों टाइम देंगे अपना। तो इसीलिए मैंने कॉन्शियसली कुछ एडवाइजर्स अपने स्टार्टअप में ऐसे ऑनबोर्ड करे थे जिनके इंडस्ट्री कनेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो। सो हमारे एक एडवाइजर हैं, उनके मतलब वो प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री से हैं। सो प्राइवेट इक्विटी जो लोग नहीं जानते, मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड साइज होते हैं, बिलियन डॉलर, मल्टी बिलियन डॉलर फंड होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग बहुत पैसा होता है, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़। एंड फिर ये बड़े बड़े मेच्योर बिजनेसेस में उनको बाय आउट कर लेते हैं या फिर उसमें मेजोरिटी स्टेक एक्वायर कर लेते हैं। मतलब कोई स्टैब्लिश कंपनी है लेट्स से जो 1,000 करोड़ का साल का टर्नओवर कर रही है, जिसका वैल्यू 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़ है, तो ऐसे बिजनेस में 50% स्टेक जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म आके परचेज कर लेती है। उससे क्या होता है, फाउंडर्स को डिसेंट कैश मिल जाता है, एग्जिट मिल जाता है। एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म ऐसे स्टार्टअप को जब एक्वायर करेगी तो या तो स्टार्टअप की ग्रोथ से वो पैसा बनाते हैं या फिर वो स्टार्टअप अगर प्रॉफिट जनरेटिंग है तो उससे कैश फ्लो जनरेट करते हैं, राइट। ये फंडा रहता है। मतलब इट्स लाइक होता है ना, हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिससे रेंट आ रहा है, ये लोग बिजनेसेस परचेज कर लेते हैं जिससे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और एस्टैब्लिश मैच्योर बिजनेसेस। सो अभी इसमें फंडा क्या है, आप सोचो जो इंसान प्राइवेट इक्विटी की फंड में मैनेजिंग पार्टनर है, सीनियर लेवल पे है, उसके कनेक्ट्स कितने तगड़े होंगे, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस को बाय आउट कर रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे स्केल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक मेजोरिटी इन्वेस्टर हैं, तो फिर उनके कनेक्ट्स बहुत सॉलिड होते हैं, राइट। प्लस ये इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई एक जने ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, दूसरा जना उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो आपस में डिस्कशंस होते हैं, या सेम इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपस में कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है आपस में नेटवर्क करने का। सो हमने एक एडवाइजर ऑनबोर्ड करे जो कि प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री में रफली 25+ साल से थे, इनफैक्ट हैं अभी, राइट। सो आई थिंक प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री इंडिया में मिड 90s में शायद चालू हुई है। अगेन मेरा अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है इंडस्ट्री का, जितना मैंने सुना है वो जस्ट बता रहा हूँ। तो वो शुरू से ही उस इंडस्ट्री में, मतलब वो अर्ली मूवर है उस इंडस्ट्री में। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैं उनका नाम डिटेल शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब उनको मेरे एक और एडवाइजर ने इंट्रोड्यूस करा दिया था मुझे। सो IIT बॉम्बे के जो डीन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, प्रोफेसर अत्रे, यू कैन सर्च हिम ऑन गूगल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर भी हैं। वो IIT बॉम्बे की इंक्यूबेशन सेल के CEO रह चुके हैं, प्रोफेसर इंचार्ज रह चुके हैं, प्रोफेसर मिलिंद अत्रे। सो अत्रे सर ने इंट्रोड्यूस कराया था इन एडवाइजर से, उनके कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। सो इन्होंने, जो मैं जिन एडवाइजर की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट आई थिंक हमें लगता है हमारे 40 से 50% शुरू के कस्टमर्स हमारे एडवाइजर के रेफरेंसेस से ही आए हैं। जो हमारे सर हैं जिन्होंने हेल्प करी थी, उन्होंने तमाम कस्टमर में इंट्रोडक्शंस कराए थे। आप भले कोटक बैंक ले लो, निपॉन म्यूचुअल फंड ले लो, बजाज लाइफ ले लो, राइट। मुझे शुरू के सारे कस्टमर्स याद आते हैं, सब में सर ने कनेक्ट करवाया था। और दूसरा क्या होता है यार, जो सर हैं ऑब्वियसली हमारे एडवाइजर पढ़े लिखे हैं। अभी मैं किसी को मैसेज डाल रहा हूँ लिंक्डइन पे तो चांसेस कम है रिप्लाई आने के, लेकिन हमारे जो मेंटर है वो 55 ईयर्स के हैं, आई थिंक आसपास ही हैं, 55 से 60 की रेंज में। अब वैसे एक मैच्योर इंसान जिनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, वो मैसेज डाल रहे हैं सामने वाले इंसान को जो कि एक CEO है किसी बड़े बैंक के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कि मैं मैसेज भेज रहा हूँ वर्सेस मेरे एडवाइजर मैसेज भेज रहे हैं। तो हमारे एडवाइजर ने उस लेवल पे हेल्प करी है कि सामने जाके उन्होंने लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज भेजे हैं, लिखा है कि यार मैंने एक स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया है, या मैं एक स्टार्टअप में एडवाइजर हूँ जो कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, और आप भी एक बार देख सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अभी वो खुद इंडस्ट्री में एक सीनियर पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी हैं, तो उनका मैसेज आने से सामने वाला सोचता है यार कि कुछ अच्छा होगा। तो ये हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ था। मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा, आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, कैसे भी करके हाथ जोड़ के एक ऐसे एडवाइजर को लेके आओ जो इस तरह की आपकी मदद करे। मतलब आप जो इक्विटी मांग रहे हैं, जो पैसा मांग रहे हैं, आप दे दो बिल्कुल, क्योंकि आपको इतना कॉन्ट्रैक्ट, इतना बिजनेस ला के दे सकते हैं एक अच्छे एडवाइजर। ऑब्वियसली इवेल्युएट करना जरूरी है, मतलब उनके कनेक्ट्स होने चाहिए, या वो आपको कनेक्ट्स लाने में हेल्प करेंगे, या आपकी ड्यूटी है इवेल्युएट करना। बट अज्यूमिंग आप ऐसा एक आइडियल इंसान ले आ पा रहे हो, नेगोशिएट मत करो, जो बोल रहे हैं दे दो आप उनको इक्विटी, और
उनसे पूरी अच्छे से आप हेल्प लो। मतलब हम लोग ऐसा था, मैंने मेरा सेल्स वाला बंदा मेरे एडवाइजर के पीछे छोड़ रखा था कि सुबह शाम सर के पीछे लगे रहो, सर को रोज कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट भेजते रहो। और सर भी सपोर्टिव है, वो रिटायर्ड थे, मतलब फिर पैसा बहुत बना लिया यार, 55 की एज में वो, आई थिंक 50 की एज में रिटायर हो चुके होंगे, उन्होंने अच्छा खासा लाइफ में पैसा बना लिया है। तो वो बिंदास हेल्प करते हैं, एंड फ्रैंकली वो हमें पैसे के लिए मदद नहीं करते हैं, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, मैं छोटा आदमी हूं, मैं उनको क्या ही दे सकता हूँ, बट वो इसलिए हेल्प करते हैं कि यार होता है ना, पे इट फॉरवर्ड, किसी ने उनकी मदद करी होगी तो उनको लगता है आज की जनरेशन की मैं भी मदद करूं। सो वो मतलब बहुत अच्छा उनका नेचर है और उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। सो कुछ भी करके आप एक अच्छे से एडवाइजर जरूर लाइए जो कि आपको प्रोडक्ट सेल करने में आपकी हेल्प करे, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लाने में हेल्प करे। थर्ड है यार, आस्क फॉर रेफरेंसेज इन योर कॉलेज नेटवर्क। अभी ये सबके लिए एप्लीकेबल शायद ना हो, कोई आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार मेरा कॉलेज में क्या ही नेटवर्क है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप इस पॉइंट को यूज करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बाकी पॉइंट्स देखिए। सो फॉर्चुनेटली मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, हर्षिता जो कि मेरी को फाउंडर है वो आईआईटी कानपुर से है। एंड आईआईटी की सबसे बड़ी खास बात होती है यार, एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग होता है। मतलब पढ़ाई लिखाई तो यार सब जगह सेम होती है, सारे कॉलेजेस में सेम बुक्स चलती हैं, बट जो नेटवर्क मिलता है आपको वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो हमारे कितने ही कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हमारे नेटवर्क के थ्रू आए हैं। सो मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन लार्ज स्मॉल कस्टमर्स सबकी बात करता हूँ। सो बड़े जो एक बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब इट्स अ बिग बैंक, नाम स्मॉल फाइनेंस बैंक है बट इट्स अ बिग बैंक, बड़ा बैंक है। उसके जो सीईओ है वो आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई है। तो आप समझ रहे हो, सिंपल सा इंट्रोडक्शन, मैंने उनको रीच आउट किया, उन्होंने मीटिंग दे दी, एंड बंदा इतना खुश हो गया कि यार आईआईटी का मेरा छोटा भाई एक तरीके से जो यंग एंटरप्रेन्योर बना है, स्टार्टअप चालू कर रहा है, तो मेरी ड्यूटी बनती है इसको सपोर्ट करना। तो वो पूरा मतलब, और हम लोग भी रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उनका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। बंदा हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम पूरा जी जान लगा देते हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए कि यार उस बंदे ने आईआईटीएन होने के नाते मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मैं भी एक फेलो आईआईटीएन होने के नाते ड्यूटी बनती है कि मैं इसको अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डिलीवर करके दूं। सो ऐसे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि आईआईटी के एलुमनाई नेटवर्क से आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो मतलब हमने रीच आउट करा है दोस्तों की मदद से या एलुमनाई किसी किसी और की मदद से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा आईआईटी बॉम्बे का फाउंडर्स का ग्रुप है, उसमें अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपका ये कॉइन डीसीएक्स के फाउंडर, चायोस के फाउंडर, वेदांतु के फाउंडर, नो ब्रोकर के फाउंडर, मेरे जैसे छोटे फाउंडर्स भी हैं। सो हम लोग आपस में ही एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। कोई ग्रुप में डाल देता है कि यार मेरे को एचडीएफसी बैंक में किसी का कनेक्ट चाहिए, मेरा कुछ कनेक्ट है तो मैं उस ग्रुप पे डाल देता हूँ, या वाइसी वर्सा कि मुझे कोई कनेक्ट चाहिए होते हैं, मैं ग्रुप पे डालता हूँ कि यार ऐसे ऐसे हम इस कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं, किसी कोई जानता है क्या। तो क्या इतने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, किसी ने उस कंपनी में कोई कस्टमर होगा, कोई उस कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी होगा, तो वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। एंड वो ग्रुप प्योरली इसलिए बना हुआ है, हम एंटरप्रेन्योर्स फ्री में, मतलब कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपस में बस एक दूसरे की एज ए कम्युनिटी हम हेल्प करते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में इस टाइप का नेटवर्क है तो पता करो, टैप करिए आप। जैसे हर्षिता है आईआईटी कानपुर से, उसको पता ही नहीं था ऐसा नेटवर्क है, उसके कॉलेज का भी बना हुआ है ग्रुप वगैरह, उसने टैप किया है अभी। और अगर नहीं है तो आप बनाइए, मैं तो बोलूंगा व्हाट्सएप पे एक छोटे से ग्रुप बना दो, दैट्स इट। सब लोग को इनवाइट लिंक भेजना चालू कर दो जो आपके कॉलेज से हैं, एंड आप सामने से लोगों की मदद करो। लोग फिर आपस में देखेंगे कि यार ये बंदा मदद कर रहा है तो मैं भी इसकी मदद कर दूं, एंड ऐसे में नेटवर्क बन जाता है। ऐसे नेटवर्क्स में सबसे बड़ा इशू क्या होता है यार, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सब खाली नेटवर्क से वैल्यू लेने आ जाते हैं एंड नेटवर्क डाई आउट कर जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा आईआईटी बॉम्बे का नेटवर्क ऐसा नहीं है। एक इंसान ने कोई प्रॉब्लम डाली, मिनिमम से मिनिमम मैंने देखा है 5 से 10 लोग उसमें जरूर कुछ ना कुछ इनपुट्स देते हैं। तो एक कल्चर बन गया है उस ग्रुप में कि यार एक दूसरे की मदद करो। सो बहुत ही पावरफुल होता है अगर आप अपने एलुमनाई नेटवर्क को टैप कर सकते हैं। चौथा यार, सिंपल हसल एंड रीच आउट करिए आप। सो एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके सीईओ हैं आईआईटी खड़गपुर के एलुमनाई हैं वो। मैंने सिंपल सा उनको लिंक्डइन पे मैसेज डाला था कि यार सर मैं भी एक एलुमनाई हूँ आईआईटी बॉम्बे का, आपकी तरह ही मैं एस्पायरिंग सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ, और मैं 21-22 साल का हूँ। अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी बाय द वे मैं 27 का हूँ, 95 बॉर्न हूँ, मैं नवंबर में 28 का हो जाऊंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू 4-5 साल पहले क्या सीन था। मैंने उनको मैसेज डाला एंड बंदे ने तुरंत, मतलब आई थिंक विद इन अ फ्यू आवर्स मेरे को रिप्लाई आ गया कि यार ये मेरी ईमेल आईडी, अपनी प्रोडक्ट डेक भेज दो। मैंने ईमेल आईडी भेजी, बंदे ने अपनी टीम को इंटरनली फॉरवर्ड कर दिया होगा, मेरे पास कॉल आ गया कि आपका ऐसे ऐसे ईमेल गया है हमारे सीईओ को, तो हम देखना चाहेंगे आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस आप दे रहे हो, और हम इवैल्यूएट करने में इंटरेस्टेड हैं। खत्म। मतलब फिर 2-3 महीना लगा। ऑफकोर्स सेल्स साइकिल में वो लोग सीईओ के बोलने से क्या है, मीटिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि सीईओ ने बोला तो प्रोडक्ट परचेज कर लो, किसी भी बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। सो उन्होंने इवैल्यूएशन किया, ड्यू डिलिजेंस किया, पायलट किया, बट मेरे को कस्टमर ही कन्वर्ट हो गया।
एंड एक लिंक्डइन मैसेज से एटलीस्ट मेरा थ्रेड चालू हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार एक मैसेज से मेरा बिक गया, ऐसा नहीं है, कोई शॉर्टकट यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूँ इनफैक्ट, बट एक मैसेज डालने से मेरा एक थ्रेड चालू हो गया। मैं ऐसे 100 लोगों को मैसेज डालूंगा तो प्रोबेबली 10 लोग रिप्लाई करेंगे, 5 लोग मीटिंग में आएंगे, उसमें से 1 या 2 इंसान खरीद लेंगे। तो अगर आपको 5 कस्टमर लाने, आप 500 लोगों को रीच आउट कैसे करोगे वो फिगर आउट करो। एंड यस, ये डिफिकल्ट है, बोरिंग है, लोगों को 500 लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज डालना एफर्ट वाला काम है। पर्सनलाइज मैसेज स्पेशली, कि जैसे ये इंसान आईआईटी खड़गपुर के हैं तो मैंने उनको पर्सनलाइज मैसेज भेजा कि मैं भी आईआईटीएन हूँ, कोई अगर आईआईटी दिल्ली का है तो उसको कुछ और जाएगा, कोई आईआईटी का नहीं है तो उसको नहीं लिखा जाएगा, राइट। सो ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम स्टैंडर्ड मैसेज सबको ब्लास्ट मारे थे, मैंने एक एक इंसान को पर्सनलाइज मैसेज खुद बैठ के लिखा है। तो आप अगर उतनी हसल कर सकते हैं तो आपको एंटरप्राइज क्लाइंट्स आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, रिवॉर्ड जो है वो वर्थ होता है एफर्ट के, बिकॉज आपको लगेगा यार मैं क्या बेवकूफ हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हूँ, मैं 500 लोगों को मैसेज डाल रहा हूँ, बट नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही होती है, आपको बैठ के घिसना होता है। आप अगर सोचोगे कि आप स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ एंड वो सब करो, नहीं होता है। बैठ के घोड़ागिरी करनी होती है बिजनेस में। अगर आप घोड़ागिरी नहीं कर सकते हो तो बिजनेस मत करिए, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हसल करना। आप लोगों को रीच आउट करो, खरीदेंगे लोग, मैं बता रहा हूँ। रीच आउट करो आप 100 लोगों को, कोई ना खरीदे आपका प्रोडक्ट, आप मेरा नाम बदल देना। ऑब्वियसली यार आपका प्रोडक्ट ढंग का होना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। मतलब आप बोलोगे कि होता है ना, टकले इंसान को कंघी बेच रहे हैं, तो नहीं बिकेगा यार। मतलब उसमें भी शायद 1000 लोगों को रीच आउट करो, शायद एक इंसान पता नहीं किस रीजन से खरीद ले। बट अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश्ड है और आप 100 लोगों को रीच आउट कर रहे हो जो रेलिवेंट है, तो पक्का बिकेगा यार, बिल्कुल बिकेगा। पांचवा है आस्क कस्टमर फॉर रेफरेंसेस। अपने जो ऑलरेडी एक आध कस्टमर हैं उनको रेफरेंस मांगो। आप बहुत ज्यादा आप सरप्राइज होगे जान के कि लोग दे देते हैं रेफरेंसेस। हमने जो है बैंकों में जाके बोला कि यार आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आप अपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी, अपने म्यूचुअल फंड, इनको इंट्रोड्यूस करा दो प्लीज। आपने तो प्रोडक्ट खरीदा है, आप खुश हो लाइफ में, आप इंट्रोड्यूस करा दो। आप मतलब मैं सरप्राइज हो गया था देख के कि चुपचाप उन्होंने रेफरेंस दे दिया, मेल डाल दिया कि वी आर वर्किंग विद सो एंड सो प्रोवाइडर कॉग्नो एआई फॉर फलाना फलाना प्रोडक्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई एम कॉपिंग द फाउंडर इन ईमेल, प्लीज टॉक टू देम डायरेक्टली। ऐसे करके मेल डाला एंड मेरे कॉन्वर्सेशन चालू हो गए यार, और कितने सारे कन्वर्ट हो गए। मैं आपको बोला ना, एक लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया, उनके सीटीओ का कॉल आता है सामने से कि यार हमारे बैंक से आपका रेफरेंस आया है और आपका प्रोडक्ट की बहुत तारीफ करे, आप हमें भी देखना है क्या है। और हमारे कस्टमर 2 हफ्ते में बंदे ने खरीदा था, क्योंकि बंदा बोलता है मेरे को इवैल्यूएशन क्या करना है तुम्हारा, बैंक ने तुम्हारा आईटी आर्किटेक्चर इन्फोसेक लीगल पीगल सब कर रखा है, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी मेरे को दिखाओ, मैं भी चालू करता हूँ, सेम टर्म्स एंड कंडीशन सेम सब कुछ पे। तो इतना आसान हो गया, नो ब्रेनर था मेरे लिए, राइट। सो आज अगर आपके पास 1 या 2 कस्टमर भी हैं, जाओ मिलो उनके सॉफ्टवेयर में, इंश्योर करो कि वो अच्छा चले, उनका जो ऑब्जेक्टिव था आपका सॉफ्टवेयर खरीदने का वो हो जाए। फिर उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज आप एक इंट्रोडक्शन दे दो, हाथ जोड़ो पैर पड़ो, जो करना है करो, बट जाओ आप एक इंट्रोडक्शन मांग के लाओ, राइट। आई एम टेलिंग यू, 2 या 3 इंट्रोडक्शन अगर इस टाइप के जाएंगे आपका पक्का बिकेगा, क्योंकि इसमें रेफरेंस जो है उसमें सक्सेस रेट बहुत सॉलिड होता है। कोल्ड रीच आउट जैसे मैंने आपको बताया 100 लोगों में 1 या 2 लोग खरीदेंगे, 2% है। लेकिन मैं बता रहा हूँ रेफरेंस ऐसा है, 3 रेफरेंस में 1 या 2 इंसान खरीद लेगा, क्योंकि वो देख रहा है यार ये दूसरी कंपनी चला रहा है, सामने वाला क्यों फालतू रेफरेंस देगा, अगर इसका चलेगा नहीं तो इसका अच्छा चला होगा, इसीलिए इसने मुझे रेफरेंस दिया है। सो ये 5 तरीके थे रेफरेंसेस लाने के, कस्टमर्स पहले एक्वायर करने के। इसमें से मैं बोलूंगा यार हमारे लिए जो 2 चीजें सबसे अच्छी चली हैं, पहला तो ऑब्वियसली एडवाइजर वाला जो मैंने बताया, मेरे एडवाइजर ने एकदम मतलब बहुत ही सारा हमें बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत सारी हेल्प करी है। दूसरा जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि यार बैंक में जाके स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इन सब में रेफरेंसेस मांगना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा चला है। मेरा सजेशन रहेगा कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो ई कॉमर्स में हूँ, उसमें कौन सा बैंक, कौन सा इंश्योरेंस, सारे पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैंने जस्ट ब्रॉड गाइडलाइंस बता दी हैं। आप सोचो आपकी इंडस्ट्री कैसी है, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है, कस्टमर को ट्रस्ट कहाँ से आता है। मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल सोच सकता हूँ कि अगर मैं ई कॉमर्स में बेच रहा हूँ, अगर ई कॉमर्स कंपनी का एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है उसको मैंने बेचा हुआ है तो शायद ई कॉमर्स में बिक जाएगा, या मैंने ई कॉमर्स में बेचा है कोई सॉफ्टवेयर तो उनका कोई लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हो तो उसको जाके रेफरेंस मांगा जा सकता है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे मेरे बैंक वाले जो बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है बैंकों में, जो मैंने बैंक से इंश्योरेंस में गए, आप क्या कर सकते हो ई कॉमर्स में, राइट। सो रिलेटेड मतलब दुनिया गोल है, दुनिया रिलेटेड है। मतलब वो बैंक वाला लोन दे रहा है किसी ई कॉमर्स कंपनी को, तो क्या पता आपको वहां से रेफरेंस निकला है, राइट। आई एम जस्ट मेकिंग अप, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं, या आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, किस तरीके से सोचना है, राइट। लिंकेजेस फाइंड करने की कोशिश करिए, अफिलिएशंस फाइंड करने की कोशिश करिए, रेफरेंसेस फाइंड करने की कोशिश करिए। कोई आपको पहचानता है, हम लोग इस लेवल तक करते हैं, लिंक्डइन पे देखते हैं कि अच्छा इस बंदे ने इसको टेस्टिमोनियल दिया है, जो रिकमेंडेशन होता है ना लिंक्डइन में, रिकमेंडेशन का फीचर, तो इसने इसको रिकमेंडेशन दिया, मतलब ये इसको जानता होगा। एक काम करते हैं, इसको पूछते हैं कि सर आप देखो, आप तो कस्टमर हो हमारे, आपने इसको रेफरेंस दिया है ऑलरेडी लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन, तो प्लीज आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं क्या। हम इस लेवल पे तड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना एकदम
शेर जो होता है जंगल में जैसे एकदम तड़े रहता है शिकार आए, वैसे हम भी एकदम तड़े रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी किसी तरह में मिल जाए। सो ओवरऑल आप एक्सपेरिमेंट करो, जो चीज़ें मेरे लिए चली हैं ज़रूरी नहीं आपके लिए चले, क्योंकि अब प्लस ज़माना भी बदल गया है। 5 साल पहले ये सब चैट जीपीटी और वो सब नहीं था। अभी पता नहीं, आई डोंट नो, लिंक्डइन पे कोई प्लगइन हो जो चैट जीपीटी से ऑटो रीच आउट कर रहा हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप नए टेक्नोलॉजीज और नया जो आपकी आज सिचुएशन है उसको यूज़ करिए और उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए आपके लिए क्या चल रहा है, एंड फिर आप उसको अपने स्टार्टअप के लिए अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो काम आए तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।